नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय विज्ञान और लेसन अपना चल रहा है चौथा, परमाणु की संरचना। इसके अपने 2 भाग कर चुके हैं और आगे का भाग देखते हैं। तो देखो, अपने शुरू करना था न्यू टॉपिक, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित करते हैं। अपने जाना नील्स बोर के मॉडल के द्वारा कि परमाणु के नाभिक बीच में और चारों तरफ कक्षाओं में निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और प्रत्येक कक्षा को क्या कहा, पहली को के, फिर को एल, अगली को एम और अगली कक्षा को क्या कहा, एन कहा। इस प्रकार उसने वितरित कर दिया। लेकिन किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके बारे में भी कुछ नियम दिए। तो वो नियम क्या है? पहला नियम क्या कहता है कि प्रत्येक कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो रह सकते हैं 2n²। प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2n²। पहली कक्षा को क्या कहा था? n बराबर 1। तो एक n का मान कितना था? 1। तो 2n², 2 1 की स्क्वायर कितनी कर लो? 1 ही रहेगी। तो 2 गुना 1 क्या आएगा? 2। तो पहली कक्षा में के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। इसके बाद अगली कक्षा में एल में कितने होंगे? एल का मतलब के का पहली थी के में n बराबर 1 था, के में n बराबर 1, एल में क्या था? n बराबर 2। तो 2n² है तो 2 गुना 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। तो एल में कितने रहेंगे? 8। इसी तरह फिर एम में 3 की स्क्वायर 18 और एन में 4 की स्क्वायर कितने हो गए? 32 हो गए। कि प्रत्येक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 की n²। और एक बात और कि पहले जैसे ये आपके पास कोई परमाणु है, इसके बाद ये अगला ये पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है। जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये नाभिक है, इसके बाद पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ये नहीं है कि पहला कक्ष खाली पड़ा है तो अपने अगले कक्ष में सीधा इलेक्ट्रॉन रख दें, ये ऐसा कभी नहीं होता। कि आपने अभी अभी ऐसे प्रयोग से जाना कि के में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और एल में कितने आएंगे? 8। पहले के वाले 2 पूरे होंगे, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इस कक्षा में जाएगा। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी चलेगी, एक इसमें लिख दिया एक इसमें लिख दिया, ये भी नहीं होता। कि पहले हर कक्ष पूर्ण होता है, उसके बाद ही जो इलेक्ट्रॉन है वो अगली कक्षा में जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन भरने का हाइड्रोजन में 1 है, हीलियम में 2 आएंगे, लिथियम में 3 आएंगे। तो पहले 2 उसमें भरे जाएंगे, फिर अगली कक्षा में 1 भरा जाएगा। मतलब इसके भरने का क्रम है कि पहले बीच वाली कक्षा भरी जाएगी, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन अगली में रहेंगे। इसके बाद है कि सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 8 होती है। सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 8 रहती है। इसके बाद किसी परमाणु के दिए गए कक्ष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उसे पहले वाला कक्ष, जो अभी मैंने बात कही कि पहले बीच वाला कक्ष पूरा भरा जाएगा, इसमें 8 आने हैं तो इसमें पहले 8 आएंगे, फिर जो बचेंगे इलेक्ट्रॉन फिर वो जाएंगे अगले कक्ष में। ऐसे नहीं इसमें 6 आगे 2 इसमें आगे, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। पहले बीच वाला कक्ष पूरी तरह से भरा जाता है और उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में जाते हैं। इसके बाद क्या है? संयोजकता। संयोजकता का क्या मतलब है कि किसी भी परमाणु है, जैसे आपने हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये हाइड्रोजन का परमाणु है, इसमें ये बीच में नाभिक है, तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। नाभिक के जस्ट पहले वाला कोश कौन सा होता है? के कोश होता है। और के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन में 1 है तो इसमें कितना आया? 1 आया। तो 1 इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। अब संयोजकता को समझो परिभाषा से। क्या कहती है परिभाषा? कि सबसे बाहरी कक्ष में, सबसे किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में कितने और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वह उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। कि कितने इलेक्ट्रॉन और आने के बाद वह उसका जो कक्ष है, वह जो उसका अष्टक है वह पूर्ण हो जाएगा, वह क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। हीलियम की बात करें, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। तो ये हीलियम परमाणु है, ये इसका नाभिक है। नाभिक के बाद पहला कक्ष क्या है? के, इसमें कितनी आ सकते हैं? 2। हीलियम में भी कितनी हैं? 2। तो क्या इसमें और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? क्या के किसी और सवारी को बिठा सकता है? नहीं, क्योंकि के में 2 ही आते हैं और 2 ही आ चुके हैं, तो ये और सवारी को नहीं बिठा सकता। तो इसकी संयोजकता क्या होती है? 0। कि बाह्यतम कोश को भरने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। कि उसका जो अष्टक है उसको पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। ये अलग अलग चीज़ों की अलग अलग बारे में, सब चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। भी यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है
तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, परंतु बाह्यतम कोश में अष्टक बनाने के लिए इसको कितने 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान होगा। मतलब भी 7 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता दोनों प्रकार से हो सकती है, या तो सातों के सातों त्याग दे, मतलब वो कक्ष ही खत्म हो जाए, या फिर अष्टक बनाना तो इसको कितने की आवश्यकता है, 1 की। अब आप सोचो कि इसको 1 प्राप्त करना आसान है या 7 त्यागने, पास में कौन सा है, 1, तो इसकी फिर संयोजकता क्या होगी, 1 होगी। ये अलग अलग सारणी दे रखी है कि हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1, हीलियम की 0, लिथियम की 1, बेरोलियम की 2, बोरोन की 3, इस प्रकार ये सभी की दे रखी है। अपने जैसे नाइट्रोजन की निकाले, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। पहला कक्ष क्या आएगा, के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, के में 2 आएंगे, पीछे बच गए 5, और उससे अगले कक्ष में कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। के बाद आ गया एल में कितने आने आ सकते हैं, 8, आई कितने, 5, या तो ये पांचों के पांचों त्याग दे या फिर ये क्या करे, 3 और ग्रहण कर ले। अब आप सोचो 3 ग्रहण करने आसान होंगे या पांचों त्यागने, 3 ग्रहण करने। तो फिर नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, 3। संयोजकता के बारे में आप समझ गए होंगे कि बाह्यतम अक्ष को अष्टक को पूरा करने के लिए जितनी और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो संयोजकता के बारे में हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या किसे कहते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या विद्यमान होती है उसे ही क्या कहते हैं, उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। परमाणु संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उनकी प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, और इसे जेड से दर्शाते हैं। वास्तव में तत्वों में उनके जो परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन का में प्रोटॉन 1 होता है तो इसकी परमाणु संख्या क्या आ गई, Z=1। कार्बन में प्रोटॉन 6 होते हैं तो इसकी परमाणु संख्या क्या आ गई, Z=6 आ गई। तो इसी प्रकार इसके बाद आ गई द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, अकेले प्रोटॉनों की संख्या को तो क्या कह दिया था आपने, परमाणु संख्या कह दिया था, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूरे दोनों के योग को क्या कह देते हैं, द्रव्यमान संख्या कह देते हैं। दोनों के योग को द्रव्यमान संख्या। जैसे उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान क्या है, 12U है, क्योंकि इसमें क्या है, 6 प्रोटॉन है और इसमें 6 ही न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों का योग करके उसकी क्या बन गई, द्रव्यमान संख्या बन गई। अकेले प्रोटॉन तो क्या बन गई, परमाणु संख्या, और दोनों का योग क्या बन गई, द्रव्यमान संख्या बन गई। किसी भी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तत्व का प्रतीक इस प्रकार लिखते हैं। ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान संख्या और यहाँ लिखते हैं परमाणु संख्या। जैसे कार्बन है 12, कार्बन के बारे में लिखना है तो कार्बन में द्रव्यमान संख्या 12, कार्बन का प्रतीक 6 और इसमें परमाणु संख्या कितनी होती है, 6C12, इस प्रकार इसको लिखते हैं। इसके बाद बात आती है समस्थानिक की, कि कुछ तत्व होते हैं उस जैसे उनका स्थान समस्थानिक, जैसे नाम से स्पष्ट है, समस्थानिक, जिनका स्थान समान हो, जिनका परमाणु संख्या समान हो, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, लेकिन उनका द्रव्यमान अलग अलग हो, वह क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान अलग अलग हो, वह क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 उदाहरण दे रखे हैं, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइटियम 1H3। इसमें देखो 1 1 1 नीचे 1 1 है, मतलब उनका परमाणु संख्या समान है, परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन इसमें 1 है बार, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इनका बार क्या है, अलग अलग है। इनका द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या है, समस्थानिक, जिनका स्थान समान हो, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, लेकिन द्रव्यमान क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वे क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। और बहुत सारे समस्थानिक पाए जाते हैं और इन सभी का यूज़ अलग अलग चीज़ों में किया जाता है। जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं, 35 जू 37 जू, इसी प्रकार। और इनका जो उपयोग किया जाता है वो बहुत सारी बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। कि यूरेनियम का जो उपयोग किया जाता है वो परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का यूज़ किया जाता है और घेंगा रोग के लिए आयोडीन के समस्थानिक का यूज़ किया जाता है। कि बहुत सारी भयंकर बीमारियों से इलाज करने में इनका यूज़ किया जाता है। इसके बाद आ गया समबारिक।
समस्थानिक का जस्ट अपोजिट, समस्थानिक में अपने क्या कहा था, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो वे तो थे समस्थानिक। समबारिक क्या कहते हैं, जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उनका जस्ट अपोजिट। ठीक है, अब देखो कैल्शियम है, इसकी परमाणु संख्या क्या है, 20 है। ऑर्गन की परमाणु संख्या क्या है, 18 है। इसके बारे में विचार करते हैं तो दोनों का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 40 है। कैल्शियम और ऑर्गन का परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो गया क्योंकि दो अलग अलग तत्व हो गए, लेकिन इनकी द्रव्यमान क्या है, 40 है। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, समबारिक, क्योंकि इनका बार क्या है, समान है, इनका द्रव्यमान क्या है, समान है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, समबारिक कहते हैं। तो ये आपका जो पाठ था पूरा हुआ। धन्यवाद।